Hello and welcome to Jupiter E-Class. I am दीपक कुमार PGT मैथमेटिक्स एंड PGT कंप्यूटर साइंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का ये लास्ट चैप्टर है जिसका वन शॉट आज हम लोग करने वाले हैं। 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। अभी तक इससे पहले 3 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पाइथन, फंक्शंस और थर्ड वन इज फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो ये 4th चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर। इससे 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है हम लोग को इस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैक को सब समझना है। ये एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक, जिसको हमको पढ़ना है। स्टैक से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं उसको पढ़ना है, और पाइथन के हेल्प से स्टैक को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यही 3 टॉपिक पढ़ना है। स्टैक होता क्या है, स्टैक के ऑपरेशंस, और स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के हेल्प से। यही टॉपिक अपने को पढ़ना है, और यहीं से अपने को 4 to 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या है, फिर आते हैं स्टैक के ऊपर। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर एज वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा फॉर इफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, बस ये डेफिनेशन काफ़ी है। वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा फॉर इफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। अब देखो, कंप्यूटर के अंदर या रियल लाइफ की बात करें, बहुत सारा डेटा है अपने पास। अगर उस डेटा को हमको स्टोर कराना है, ठीक है, तो अब स्टोर कराने के बाद बहुत सारे तरीके हो सकते हैं स्टोर कराने के, लेकिन स्टोर ऐसे कराना है कि उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो वो इजी हो, आसानी से मॉडिफाई किया जा सके डेटा को। अगर उसमें से कुछ डेटा को एक्सेस करना है तो ईजिली हम लोग एक्सेस कर सके डेटा को। तो स्टोर तो कराना ही है, साथ में अपने को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड फैशन में उसको स्टोर कराना है, ताकि इजी एक्सेस और इजी मॉडिफिकेशन हो डेटा का। फॉर एग्जांपल, लाइब्रेरी के अंदर बुक होती है, तो बुक को अगर सीधे एक के बाद एक बुक को स्टोर कर दिया जाए और उसमें से कोई एक बुक अपने को निकालना हो, फिल्टर आउट करना हो, तो ये एक बहुत डिफिकल्ट काम होगा। इसलिए उसके अलग अलग तरीके बनाए जाते हैं कि इस कॉलम में, इस रो में इस टाइप के बुक आएंगे, इस कॉलम में इस टाइप के बुक आएंगे। ठीक है, मैगजीन के लिए अलग कॉलम बनाया गया है, बच्चों के बुक के लिए अलग कॉलम बनाया गया है। ठीक है, ताकि उसको जब एक्सेस करना हो, बुक निकालना हो वहाँ से बाहर, तो वो इजी हो। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर एक इफिशिएंट मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा को स्टोर करने का तरीका है। ठीक है, जिससे कि उसका इफिशिएंट एक्सेस और मॉडिफिकेशन हो सके। ठीक है, थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। जैसे डेटा स्ट्रक्चर जो है हमारा, डेटा स्ट्रक्चर ये 2 मेन टाइप का आता है। एक तो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नाम से क्लियर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होगा, इसमें डेटा सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, एक डेटा है, उसके बाद दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, ऐसे ही स्टोर किया जाएगा। इसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्टोर्ड इन सीक्वेंशियल मैनर। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को लीनियरली अरेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक ये डेटा है, इससे इसकी कनेक्टिविटी है, इससे दूसरी कनेक्टिविटी है, यहाँ से एक और कनेक्टिविटी हमने दिया। ठीक है, ये फिर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब ट्री फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में, इस तरह का जो डेटा होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी अपने को बस ये मैंने एक नॉलेज के पर्पज से आप लोगों को बताया। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं। कुछ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे कि एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट,
ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। इसमें अपने को पढ़ना है सिर्फ स्टैक टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसी तरह नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो उसमें आएगा ट्री, ग्राफ, हैश टेबल, हैशिंग लिख देता हूं। तो दीज ऑल आर द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दीज ऑल आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर मैंने ये इसलिए दिया, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये हेल्पफुल होगा। हालांकि सिलेबस में नहीं है तो आने के प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, बाकी ये कभी कभार आ जाता है, एक दो बार आया है ये क्वेश्चंस, इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट आएगा, नॉन लीनियर में ट्री, ग्राफ और हैशिंग आएगा, ठीक है। अपना जो सिलेबस में है वो है स्टैक। चलिए स्टैक को समझते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैक। ए स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेट फॉलो द लीफो। इसका जो एल्गोरिदम्स हैं, अगर मैं बोलूं या मैं बोलूं किस बेसिस पे, किस फंडामेंटल्स पे ये काम करता है, तो वो है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। A stack is a linear data structure that follow the LIFO principle. A stack plate where the last plate added is the first to be removed. इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि मान लो अपने पास बहुत सारी प्लेट्स हैं, जैसे यहाँ प्लेट्स हैं, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, 4 और 5, 5 प्लेट हमारे सामने है। तो अगर मैं इसको रख रहा हूँ तो सबसे पहले इस प्लेट को रखा जाएगा, फिर उसके ऊपर ये प्लेट रखा जाएगा, उसके ऊपर ये प्लेट और सबसे लास्ट में ये वाला प्लेट रखा जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इंसर्ट करने, जब हम प्लेट रख रहे हैं। जब निकाल रहे हैं तब क्या होगा, जो सबसे लास्ट में जो प्लेट रखा गया था उसको अपन सबसे पहले निकालेंगे। जो प्लेट सबसे लास्ट में रखा गया था, मतलब लास्ट में इन हुआ था, वो फर्स्ट आउट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो स्टैक का प्रिंसिपल क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में रखा गया वो सबसे पहले निकाला जाएगा, और जो सबसे पहले रखा गया था वो सबसे लास्ट में निकलेगा। यहाँ से एक एक करके अगर अपन निकालें तो जो सबसे लास्ट में होगा वो, मतलब जो सबसे पहले पुट किया गया था, सबसे पहले रखा गया था, वो सबसे लास्ट में निकलेगा। तो या तो आप बोलेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, या बोलेंगे फर्स्ट इन लास्ट आउट। फिलो या फिर लिफो प्रिंसिपल पे स्टैक काम करता है। कहने का मतलब ये है कि स्टैक के अंदर जो है, अगर मैं इसे एक स्टैक बनाऊं, यहाँ कुछ वैल्यू मैं पुट करता हूँ 1 2 4 6, ठीक है। तो एक ही एंड होता है जहाँ से इंसर्ट भी होता है, और एक ही एंड है उसी एंड से डिलीट भी होता है। तो इंसर्शन और डिलीशन के लिए एक ही एंड है इसके पास, इंसर्शन और डिलीशन का एक ही रास्ता है, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन का एक ही एंड होता है स्टैक के अंदर। इस कहने का ये मतलब था। प्लेट का एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे, जो प्लेट सबसे लास्ट में रखा जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, जो प्लेट सबसे पहले रखा गया था वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। ये प्रिंसिपल स्टैक का आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं ऑपरेशन। तो अभी हमने दो ही ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, एक तो इंसर्ट करना, दूसरा डिलीट करना। तो इंसर्ट करना को पुश बोला जाता है और डिलीट करना को पॉप ऑपरेशन बोला जाएगा, ठीक है। एक ही एंड है जहां से इंसर्ट भी होता है और डिलीट भी होता है। तो स्टैक के अंदर अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा पुश ऑपरेशन। ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, हमेशा टॉप में ही एक, जैसे एक रखा गया सबसे नीचे, उसके ऊपर सब दूसरा रखा जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ पॉप का, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो एक स्टैक है जिसकी लेंथ है 3, तो अभी कर्सर हमारा सबसे लास्ट में है। एक एलिमेंट जैसे ही आएगा तो ये सबसे टॉप में जाएगा और यहाँ से ये टॉप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी ये 2 हो गया। नया एलिमेंट मान लो एक और गया 3, कोई एक और आया तो ये यहाँ पे जाएगा, टॉप हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो एलिमेंट हमेशा टॉप, मतलब ये कर्सर जहाँ पे रहेगा
टॉप ऑफ में कर्सर रहेगा वहीं पे इंसर्ट होगा, इसका ये मतलब हुआ। फिर नया एलिमेंट 4 आया और यहाँ से कर्सर ऊपर चला गया। ठीक है, तो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक में इंसर्ट होता है और टॉप ऑफ द स्टैक से ही डिलीट होता है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। स्टैक में इंसर्ट हमेशा कहाँ पे होगा, टॉप ऑफ द स्टैक में, और डिलीट भी कहाँ से होगा, टॉप ऑफ द स्टैक से। ठीक है, पॉप का मतलब होता है डिलीट करना, रिमूव द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लो एक स्टैक है जिसमें कुछ एलिमेंट है जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, तो ये टॉप यहाँ पे रहेगा 3 के पास, या तो अगर मैं इसे डिलीट करूंगा तो कहाँ क्या डिलीट होगा, सबसे पहले जहाँ पे टॉप है यहाँ से डिलीट होगा और ये टॉप यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर ये वाला डिलीट होगा और ये टॉप यहाँ पे आ जाएगा। तो हमेशा टॉप में इंसर्ट भी होता है, टॉप में डिलीट भी होता है, याद रखना है। पुश ऑपरेशन क्या था, एड एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, रिमूव द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। पुश का मतलब इंसर्ट करना, पॉप का मतलब डिलीट करना। टॉप एलिमेंट या टॉप ऑफ द स्टैक में एक एलिमेंट को इंसर्ट कर देना, पुश ऑपरेशन होगा। टॉप ऑफ द एलिमेंट से एक एलिमेंट रिमूव कर देना, पॉप ऑपरेशन होगा। अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए कोड लिखा है, मैं इसको समझाता हूं आपको। जैसे पाइथन लिस्ट, पहले अपन पुश ऑपरेशन को समझते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि स्टैक बना लेता हूं, तो स्टैक लिस्ट के जैसा जिसका एक ही एंड होगा, तो मैं स्टैक एक बना लिया, ये लिस्ट बन गया हमारा, ये एक स्टैक है, खाली स्टैक है अभी, क्लियर। और मैं इसका मैक्सिमम साइज बना देता हूं 10 मान लो, मतलब 10 एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट हो सकता है। टॉप को अभी मैं रख देता हूं 0, ठीक है, हालांकि 0 रहता ही है लिस्ट के अंदर, लेकिन फिर भी रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप को हमने 0 रख दिया। अब मैं बनाता हूं इसके अंदर एक फंक्शन पुश करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, तो मैंने लिखा डेफ पुश। अब देखो पुश कब हो सकता है, जब स्टैक खाली होगा या उसमें कोई जगह कुछ बची होगी, तभी पुश हो सकता है। अगर 10 के 10 एलिमेंट पहले से स्टैक में होगा तो कोई भी नया एलिमेंट हम लोग पुश नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। तो हमने एक फंक्शन बनाया डेफ पुश नाम का। अब हम लोग चेक करते हैं, कंडीशन लिखा हमने, इफ लेंथ ऑफ एस मतलब लेंथ ऑफ स्टैक अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स साइज है, यानी m के इक्वल है, तो प्रिंट हो जाएगा। एक नया पेज ले लूँ मैं, इधर लिख देता हूँ मैं, तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। अगर देखो लेंथ ऑफ साइज मैक्स साइज से या तो बड़ा हो रहा है या फिर उसके इक्वल हो रहा है, तो प्रिंट करा देंगे स्टैक ओवरफ्लो है, मतलब नया कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं रख सकते हैं। एल्स वाला कंडीशन मैं यहाँ लिखता हूँ, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो एस के अंदर क्या करोगे, एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दोगे, एस के अंदर एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दोगे। तो चलिए एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं पहले यूजर से, एक एलिमेंट में यूजर से, यहाँ टॉप को भी मैं हटा देता हूं, टॉप की भी जरूरत है नहीं। एल्स एक यूजर से एलिमेंट ले लेता हूं मैं, इंट इनपुट, यूजर से एक एलिमेंट ले लिया मैंने इंटर अ नंबर करके, चलो ठीक है। एल्स एस डॉट अपेंड ए, यहाँ हमारा पुश हो गया। अगर लेंथ क्या है, मैक्सिमम साइज के इक्विवेलेंट हो जाता या उससे बड़ा हो जाता, तो बड़ा होने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, लेकिन चलो हो जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ओवरफ्लो है स्टैक, अब नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं है, मतलब m से छोटा है लेंथ ऑफ s, तो हम लोग एक एलिमेंट लिया यूजर से और उसको अपेंड करा दिए स्टैक के अंदर, क्लियर है। इसी तरह डेफ पॉप के लिए अगर बनाऊं मैं, इसको मैं हटा के पॉप के लिए बनाता हूं, डेफ पॉप। अब पॉप देखो
पॉप का मतलब रिमूव करना, तो रिमूव तो तब होगा जब स्टैक के अंदर कुछ है। तो पहले ही कंडीशन लिख देता हूं, इफ लेन ऑफ एस अगर इक्वल टू जीरो है या लेस देन इक्वल टू, चलो इक्वल टू जीरो है, तो प्रिंट करा देना एम्प्टी स्टैक या फिर अंडर फ्लो। और एल्स वाला केस इधर आएगा, एल्स क्या करेंगे, पॉप कर देंगे, तो एस डॉट पॉप, तो सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोड मेंशन भी कर दिया है। देखो मैक्स साइज जैसे 5 है और स्टैक है, पुश के लिए अगर लेन ऑफ स्टैक मैक्स साइज के इक्वल होता है तो प्रिंट करा देना ओवरफ्लो या स्टैक इज फुल, इल्स उसके अंदर एलिमेंट को अपेंड करा देना है। उसके बाद डेफ पॉप इफ नॉट स्टैक, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ नॉट स्टैक, मतलब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। या तो आप ऐसे लिखेंगे इफ नॉट स्टैक, या फिर इसके जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इफ लेन ऑफ स्टैक इक्वल टू जीरो। लेन ऑफ स्टैक इक्वल टू जीरो का मतलब भी वही होता है जो स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो प्रिंट करना है अंडरफ्लो कैन नॉट रिमूव एलिमेंट, दिस स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, इल्स स्टैक डॉट पॉप कर देना है, और आप चाहें तो फिर से स्टैक प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो जो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको स्टैक चैप्टर से, मतलब डेटा स्ट्रक्चर से, तो वो यही क्वेश्चन होगा, पुश और पॉप ऑपरेशन का, या पाइथन के अंदर आपको परफॉर्म करने बोलेगा कि स्टैक का पॉप और पुश ऑपरेशन को परफॉर्म कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, ये क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, नाम अलग हो सकता है, केस बेस्ड स्टडी बना के पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसके से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आने वाले वीडियोज में। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, स्टैक का पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है, इजी टू इम्प्लीमेंट। सेकेंड थिंग, इफिशियंट फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन, एग्जाम्पल रिकर्सन। अब देखो रिकर्सन क्या होता है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। रिकर्सन एक ऑपरेशन है, एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है, एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है बार बार, उसको बोला जाता है रिकर्सन। दूसरा है बैक ट्रैकिंग, ये भी एक एल्गोरिदम है, जैसे कि रिकर्सन एक एल्गोरिदम है, बैक ट्रैकिंग भी एक एल्गोरिदम है। ऐसे एल्गोरिदम्स में कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए स्टैक काफ़ी हेल्पफुल होता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है स्टैक, पोस्टफिक्स प्रीफिक्स इसमें यूज होता है। ये क्या है, जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं 3+4, तो इसको बोला जाता है इनफिक्स। अगर ऑपरेटर बीच में है, दोनों साइड ऑपरेंड है, तो इसको बोला जाएगा इनफिक्स। अगर ऐसे लिखें इसको 3 4 प्लस, तो ये बन जाएगा पोस्ट फिक्स, और +3 4 लिखें तो ये बन जाएगा प्रीफिक्स। तो एक्सप्रेशन को डिनोट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स जो मेथड होता है एक्सप्रेशन को लिखने का, उसमें स्टैक यूज होता है। अंडो मैकेनिज्म इन एडिटर्स, टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि आप लोग MS वर्ड वगैरह में भी अंडो ऑपरेशंस को देखते होंगे। तो अंडो ऑपरेशंस क्या होता है, Ctrl+Z से हम लोग अंडो ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो अंडो ऑपरेशंस का मतलब होता है अभी अभी जो जस्ट जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसको फिर से, जैसे मैंने मान लो ये स्टैक को अभी यहाँ से हटा दिया, और अब मेरे को याद आया कि यार ये स्टैक तो जरूरी था लिखना, तो फिर मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ और ये फिर से स्टैक वापस आ जाता है। इसका मतलब हुआ जो सबसे लास्ट में जो ऑपरेशन हुआ वो सबसे पहले फिर से रिटर्न हो जाएगा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। फंक्शन कॉल मैनेजमेंट में भी प्रोग्रामिंग में इसका ज़रूरत होता है, तो काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी अच्छा है स्टैक, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है जो 4 से 5 नंबर के आ जाते हैं क्वेश्चंस यहाँ से, और आसानी से आप लोग लिख सकते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें ये वाला है, इस प्रोग्राम को आप लोग एज इट इज या तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, अदरवाइज 2-3 बार लिख करके आप लोग इसको प्रैक्टिस में ले आओ, क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यही था स्टैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ अपना कंप्यूटेशनल थिंकिंग और प्रोग्रामिंग कंप्लीट होता है। अब जो आने वाला चैप्टर है
वो कंप्यूटर नेटवर्क होगा और उसके बाद DBMS होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।